हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है हमारे सिविल इंजीनियर्स के लिए। कि यार हम लोग अगर मान लीजिए डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं या हम लोग स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या पाथ होना चाहिए, किस पाथ को फॉलो करें बेसिकली, ताकि हम लोग एक बहुत बढ़िया से डिज़ाइन इंजीनियर बन सकें। राइट। तो यहाँ पर मैं वो सारी बातें बताऊंगा बच्चों, लाइक सॉफ्टवेयर्स कौन से होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए, है ना। या फिर आपके पास कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके इस पर्टिकुलर पाथ के लिए। तो ये सारी बातें बच्चों इस पर्टिकुलर सेशन में हम करने वाले हैं। तो आइए बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। पहला, जो आपका थियोरेटिकल नॉलेज कैसा होना चाहिए, क्या क्या कवर करना चाहिए आपको, है ना। एज अ डिज़ाइन इंजीनियर आपको बनना है तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज में क्या क्या पता होना चाहिए। राइट। दूसरा, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज किस किस चीज़ का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज आता है बट प्रैक्टिकल कुछ पता नहीं है, तो कैसे आप फिर डिज़ाइन कर पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तीसरा, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ना बच्चों, उतना ज़्यादा आपका वैल्यू होगा, उतना ज़्यादा आप चार्ज कर सकेंगे फॉर एनालिसिस और डिज़ाइन पर्सन। राइट। तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता भी हूँ बच्चों, जैसे अगर हम आईआईटी के प्रोफेसर्स की भी बात करें ना, तो कई सारे मेरे भी मतलब जो गाइड थे, तो वो ऐसे थे कि उनके कंसल्टेंसी का भी चार्ज जो होता था ना, वो इतना ज़्यादा हैवी होता था, यू कांट बिलीव। राइट। क्यों? क्योंकि उनका नॉलेज और उनका एक्सपीरियंस जो होता है बच्चों, दैट इज एट पार, है ना। तो ये सिर्फ बात वो नहीं है कि आप कॉलेज में एज अ प्रोफेसर हैं तब की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एज अ डिज़ाइन इंजीनियर, और डिज़ाइन इंजीनियर के स्कोप्स की भी हम बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं थियोरेटिकल नॉलेज पे। तो थियोरेटिकल नॉलेज मतलब जो आपका एकेड्स का पोर्शन है ना, जो एकेडमिक का पोर्शन है। जैसे हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, है ना। अब ये सब्जेक्ट ना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से आपको सारा का सारा डिटेल पता लगने वाला है अबाउट फोर्स। आपको फोर्स के बारे में समझ में आता है, आपको रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस कैसे निकालते हैं वो समझ में आता है, आपको मूवमेंट के बारे में समझ में आता है ना। आपको यहाँ पर ये भी समझ में आता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है या ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हमारे स्ट्रक्चर के पार्ट में, चाहे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो या स्ट्रक्चर एनालिसिस हो, हमने कई बार इन पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को सुना होता है। तो सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना चाहिए बच्चों ड्यूरिंग योर एकेडमिक्स, या अगर आप एज अ डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट बहुत सॉलिड कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी ऐसी फंडामेंटल चीज़ें मिलेंगी जो आपको यूज आएंगी आपके फर्दर सब्जेक्ट्स में। इसके बाद हम अगर सेकंड पार्ट पे जाएं या सेकंड सब्जेक्ट पे जाएं, दैट इज बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। जैसे कि आप जानते हो बच्चों, यूजुअली हम इलास्टिक बॉडी की बात करते हैं, इलास्टिक मटेरियल की बात करते हैं। तो अब जब उस पर फोर्सेस लगते हैं, तो वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स, डिफ्लेक्शन, राइट, ये सारी चीजें हमें समझना पड़ती है कि ये कैसे फाइंड आउट करा जाए इन केस ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। राइट। तो ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये आपके इन पर्टिकुलर फंडामेंटल पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करता है कि आप डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, या आप बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, या आप शियर फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट, या टॉर्शन क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको बच्चों इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में मिलती है। अब जब आपने फंडामेंटल चीजें कर ली, एक तरीके से इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है, इसके अंदर आपको रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्सेस का एप्लीकेशन के बाद उसका आउटकम क्या आता है वो एनालाइज आप करते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में जब इलास्टिक बॉडी पे फोर्सेस अप्लाई होते हैं, तो उसके आउटकम क्या होते हैं वो आप एनालाइज करते हैं। राइट। तो यहाँ पर ये दो सब्जेक्ट जब आपके बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, उसके बाद जो थर्ड सब्जेक्ट आता है दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर है जिसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, और उस पर कोई एप्लीकेशन ऑफ लोड आ रही है। अब उस एप्लीकेशन ऑफ लोड के कारण यहां पर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स जनरेट क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। और ये रिस्पॉन्स की एनालिसिस ही कहलाती है बच्चों स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब ये रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन हो सकते हैं, है ना, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स हो सकता है, रिएक्शंस हो सकती है, सपोर्ट रिएक्शन, इंटरनल रिएक्शंस हो सकती है, स्लोप डिफ्लेक्शंस हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करना सीखना पड़ती है इन केस ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट। क्योंकि यार एक बात ध्यान रखना बच्चों कि
यहाँ पर हम फंडामेंटल चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं इन केस ऑफ अकैड्स, है ना। थ्योरेटिकल नॉलेज में हम यहाँ पर फंडामेंटल चीज़ें यूज़ करते हैं। जब हम एक्चुअल में डिज़ाइन करने जाते हैं बच्चों, तो वहाँ पे मैनुअल कैलकुलेशन के बजाय ज़्यादातर हमें सॉफ्टवेयर ही यूज़ करना पड़ेंगे, राइट। हम वहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, मैनुअल कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको मैनुअल कैलकुलेशन नहीं, वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर की मदद लेना पड़ती है, जब जाके आपका पूरा स्ट्रक्चर का डिज़ाइन या एनालिसिस हो पाता है प्रॉपरली। बट उसे समझने के लिए आपको इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पाओगे कि कैसे वर्कआउट होती है। जब बच्चों हम लोगों ने एक पर्टिकुलर मटेरियल पे बात कर ली कि अगर हमारे पास इलास्टिक मटेरियल है और उसके ऊपर कोई फोर्सेज आ रहा है तो उसके रिस्पॉन्स क्या है, और उसके बाद हमने कुछ मेंबर का कॉम्बिनेशन बनाया जैसे हमने स्ट्रक्चर बोला, और स्ट्रक्चर के ऊपर हमने कोई एक्सटर्नल इफेक्ट डाला, राइट। उसके बाद उसके रिस्पॉन्स है और उसे कैलकुलेट करना सीख लिया। दैट मीन्स अभी हमने उस रिस्पॉन्स को कैलकुलेट कर लिया। अब जब रिस्पॉन्स कैलकुलेट हो गया तो इसके बाद इन रिस्पॉन्स के लिए हमें डिजाइन करना पड़ेगा, हमें मटेरियल चूज करना पड़ेगा और मटेरियल की क्वांटिटी पता करना पड़ेगी। तो ये सब पता कैसे लगेगा? ये सब पता लगेगा बाय यूजिंग आरसीसी या फिर स्टील स्ट्रक्चर। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग से, या जो सुटेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग से हम मटेरियल को डिफाइन करेंगे, और क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी बोल सकते हैं, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, लाइक ग्रेड भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको क्वांटिटी भी डिफाइन करना पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये चीज को गेन करते हैं या इस चीज को समझते हैं। तो जब भी हम डिजाइन की बात करते हैं बच्चों, तो डिजाइन में हमें मेनली आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, राइट। तब जाके हम यहाँ पर एक तरीके से प्रॉपर जो बोल सकते हैं कि आपके पास एक स्ट्रक्चर था, उस पे जो इफेक्ट, जो भी एक्सटर्नल फोर्स आया, उसका जो आउटकम आया उसको आपने एनालाइज करा, एनालाइज करने के बाद डिजाइन कर दिया। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए इन केस ऑफ एकेडमिक्स, है ना। बट इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जब यार हम स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते हैं ना, तो एज अ डिजाइन इंजीनियर हमारे पास सॉइल की रिपोर्ट भी आती है ना। हमें सॉइल की रिपोर्ट को समझना पड़ता है कि सॉइल किस टाइप की है, क्या स्ट्रेंथ है, राइट, क्या उसका बियरिंग प्रेशर वगैरह है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको सॉइल मैकेनिक्स का भी नॉलेज इन डेप्थ में होना चाहिए, बहुत अच्छा, है ना। तो इसका मतलब है अगर मैं थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करूं और जो हमारे सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो आपको इन सब्जेक्ट्स को एज अ डिजाइन इंजीनियर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब सिर्फ क्या इतने से काम हो जाएगा? नहीं भाई, इतने से काम नहीं होने वाला। इसके अलावा आपको कोडल प्रोविजंस को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अभी तो क्या होता है ना कि कोड आपके पास है, कोड आप लोग उसे डायरेक्टली समझने की कोशिश नहीं करते हो, आप ये चाहते हो कि कोई बुक उसे समझा दे इन डिटेल में, या फिर कोई फैकल्टी उस पर्टिकुलर कोड के प्रोविजन को समझे और वो समझाए आपको कि वो एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा है। तो ये बात अभी के लिए तो ठीक है, बट जब बच्चों हम आगे चलते जाते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है और आप एज अ डिज़ाइन इंजीनियर काम करते हो, तब आपको खुद से समझना पड़ेगा कि कोडल प्रोविजन एक्चुअली में बोल क्या रहा है या क्या उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो ये बात का ध्यान रखिए कि आपके पास बहुत सारे कोड्स अवेलेबल होंगे, उन कोड्स को पढ़ना समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, राइट। आना जरूरी है भाई, क्योंकि हम जब सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर्स के अंदर कई सॉफ्टवेयर्स ऐसे होंगे जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड को ऑलरेडी इनबिल्ट करके डिजाइन कर रहे होंगे स्ट्रक्चर को, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से क्यों ऐसा करा गया है, राइट। और नो डाउट ये भी ध्यान रखना कि आपके जो कोडल प्रोविजन है वो टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, मतलब उनमें अमेंडमेंट आते रहते हैं। तो वो अमेंडमेंट के साथ आपको अपने आप को अपडेट भी रखना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं हो कि आप आउटडेटेड चीजें यूज कर रहे हो। तो जैसे बच्चों अगर मैं इन जनरल बात करूं कि हमारे पास जो कोडल प्रोविजन लाइक आरसीसी का कोड है IS 456-2000, स्टील स्ट्रक्चर का कोड है IS 800-2007, फिर अगर हम क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स BIS, राइट, इसकी अगर हम बात करें तो IS 1893 आपका कोड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डक्टाइल डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सिस्मिक फोर्स, तो ये हमारा जो कोड है बच्चों IS 13920, ये भी आपको इन डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, राइट। अगर हम फिर बात करें बच्चों, हमारे पास SP 34 हैंडबुक है बच्चों, यहाँ पे आपके पास कॉन्क्रीट एनफोर्समेंट एंड डिटेलिंग की। इसके अलावा भी बच्चों हमारे पास लोड के प्रोविजन आपने देखा होगा ना, कई बार IS 456 के अंदर दे रखा होता है कि जो लोड की कैलकुलेशन है, या IS 800 के अंदर दे रखा है लोड की कैलकुलेशन आप IS 875 से रेफर करिए।
तो IS 875 जो है बेसिकली वो मल्टीपल पार्ट्स में अवेलेबल है, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे पार्ट्स में अवेलेबल है बच्चों। तो अगर पार्ट 1 की बात करें तो वो बेसिकली डेड लोड से रिलेटेड है। पार्ट 2 की बात करें तो लाइव लोड या इम्पोज लोड से रिलेटेड है। थर्ड पार्ट की बात करें तो विंड लोड से रिलेटेड है। फोर्थ पार्ट जो कि स्नो लोड से रिलेटेड है। फिफ्थ पार्ट जो है वो स्पेशल लोड्स और लोड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इन कोड्स का भी आपको डिजाइन के तौर पे बहुत ज्यादा यूज आएगा बच्चों। तो इसका मतलब है कि सिर्फ हमें क्या IS 456 और IS 800 से काम चल जाएगा? नहीं, आपको मल्टीपल कोड्स को समझना पढ़ना पड़ेगा, राइट। उसको अपने आपको अपने आप को अपडेट भी रखना पड़ेगा, कोई भी चेंजेस आता है तो उसे समझना पड़ेगा। तो ये सारे कोड्स, मल्टीपल कोड्स आपके पास यूज होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही कोड्स आपको यूज होंगे। अब अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज के लिए हमारे पास अलग कोड्स यूज होंगे, है ना। अगर हम जैसे अगर हम इसकी पेमेंट की डिज़ाइन की बात करें तो हमारे पास IRC कोड यूज होंगे। तो बच्चों वहाँ पर कोड्स अलग अलग आ जाएंगे, बट ये है कि आपको एक फंडामेंटल चीज़ें समझ में आना चाहिए कि भाई कोड्स को यूज कैसे करा जाता है ना। तो आप जिस भी टाइप के डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं, लाइक रेसिडेंशियल बनना चाहते हैं, बिल्डिंग के बनना चाहते हैं, ब्रिजेस के बनना चाहते हैं, राइट। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन से ऐसे कोड्स हैं जो इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए यूजफुल हैं, राइट, और उसको हम यूज करें फॉर अवर डिजाइनिंग पर्पस। अब अगर इसके अलावा भी बात करें बच्चों तो हमारे अदर IS कोड है, जैसे भी मैंने बताया था। बट अगर मान लीजिए आप कोई फॉरेन कंट्री में वर्कआउट कर रहे हैं, राइट, या कोई फॉरेन कंट्री का जो एनालिसिस है या डिज़ाइन वर्क है वो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये बात का ध्यान रखें कि उनके कोड फिर आपको यूज़ करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है फिर हम इंडियन स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो फिर हमारे पास उनके कोड हमें समझना पड़ते हैं। तो जैसे कई बार हमारे पास ब्रिटिश कोड्स हो सकते हैं, अमेरिकन कोड्स हो सकते हैं, यूरोपियन कोड हो सकते हैं, तो अलग अलग कोड हो सकते हैं अगर आप अलग कंट्री में वर्कआउट करते हैं तो, राइट। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि कोडल प्रोविजंस आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए और डिटेल में समझ में आना चाहिए, राइट। तो ये तो बात हो गई बच्चों थ्योरेटिकल नॉलेज की। अब हम बात करते हैं जरा प्रैक्टिकल नॉलेज की। तो प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों कि स्ट्रक्चर की ड्राइंग आपको समझ में आना चाहिए। बिना ड्राइंग समझे आप डिजाइन करने बैठे हो तो कोई मतलब का नहीं है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं एक जनरल बात करूँ कि अगर किसी ड्राइंग को हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर मेनली मेजर चीज जो हम देखते हैं वो क्या क्या होती है बच्चों। तो जैसे आपने स्ट्रक्चर ड्राइंग में देखा होगा एक प्लान व्यू हमारे पास अवेलेबल होता है। तो प्लान व्यू का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टॉप व्यू, दैट इज कॉल्ड प्लान व्यू। अब प्लान व्यू आपके पास टॉप व्यू तो होगा ही होगा, है ना। बट वो टॉप व्यू किस फ्लोर का हो सकता है? ग्राउंड फ्लोर का हो सकता है फर्स्ट फ्लोर का हो सकता है सेकंड फ्लोर का हो। तो मल्टीपल लेवल पर आपके पास प्लान व्यू हो सकते हैं, राइट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एलिवेशन व्यू कैसा दिखता है, राइट। हमारे पास एक फ्रंट और एक साइड व्यू, हमारे पास एलिवेशन में कैसा ऑब्जर्वेशन हो सकता है स्ट्रक्चर का, उसे हमें रीड करना आना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं सेक्शन की बात करूं बच्चों, तो अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मान लीजिए मुझे इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं मिल रहा है प्लान और एलिवेशन व्यू के अंदर, तो मैं उस पर्टिकुलर सेक्शन को कट करके फिर वहां पर ऑब्जर्वेशन रखूंगा कि वहां पर जो मल्टीपल चीज़ें हैं जो हाइड कर गई हैं, जो मुझे इसके अंदर नहीं ऑब्जर्व हो पा रही है, वो मैं सेक्शन व्यू के अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आपको एक डिटेल ड्राइंग के अंदर सेक्शन व्यूज भी कई सारे देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों कई सारे हमारे पास डिटेल्स भी होते हैं। डिटेल का मतलब जैसे कई मान लीजिए कनेक्शंस है ना। तो कनेक्शंस की डिटेलिंग आपको अलग से दिखाई दी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पोर्शन है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया और फिर उसकी डिटेलिंग मैंने पीछे डिटेलिंग ड्राइंग के अंदर दिखा दी, राइट। तो इस टाइप से भी आपके पास व्यूज अवेलेबल होंगे या फिर बोल सकता हूँ ड्राइंग्स अवेलेबल होंगी। और साथ ही साथ आपको नोट सेक्शंस भी पढ़ना आना चाहिए। भाई जो नोट्स हैं, कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सारे का सारा ड्राइंग पे नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आप समझ रहे हैं बच्चों, अगर मैं सब चीज़ें एक ही जगह पर लिख दूंगा तो इंटरनेट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड इट और समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कई सारे नोट सेक्शंस होते हैं जहाँ पर इन चीज़ों के मल्टीपल पॉइंट्स को लिखा जाता है कि मटेरियल कौन सा यूज़ करा गया, किस टाइप के बोल्ट्स हैं, लाइक दिस, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं जो नोट सेक्शन में नोट डाउन कर दी जाती हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं बच्चों, जिसे आपको समझ में आना चाहिए। तो एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन इंजीनियर, क्योंकि अगर वो उसे नहीं पढ़ पाया तो फिर वो डिज़ाइन तो कर देगा बट उसे पढ़ नहीं पाया तो फिर जब एग्जीक्यूशन के समय आएगी ना गड़बड़े हो जाएगी भाई बहुत बड़ी, राइट। तो ये बात का ध्यान रखें कि आपको ड्राइंग बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड थिंग जो कि इंपॉर्टेंट होगी आपके प्रैक्टिकल नॉलेज में और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करेगी। एक होगा बच्चों कंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजी। कई सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजी होती हैं जो हम हमारे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी नहीं समझते बच्चों। मैं आपको फैक्ट बताऊं, कई सारी ऐसी लैंग्वेज होंगी जो आपको, या कई सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी होंगी जो आपको फील्ड की टर्मिनोलॉजी मिलेगी, कई सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी मिलेगी जो हमने हमारे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी नहीं समझी होती हैं। तो वो भी आपको एड ऑन करना पड़ेगी आपकी वोकैब में एक तरीके से, है ना। तो ये बात का ध्यान रखिए कि आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तीसरा, अगर मैं प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करूं, दैट इज बेसिकली सॉफ्टवेयर। नो डाउट बच्चों, हम मैनुअल डिजाइनिंग की तो बात नहीं करेंगे या मैनुअल एनालिसिस की बात नहीं करेंगे, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट एज वेल एज। हम तो एक बहुत छोटे से एलिमेंट को एनालाइज करने की बात करते हैं, लाइक हम एक सिंगल बीम को एनालाइज कर रहे हैं या एक सिंगल पोर्टल फ्रेम को एनालाइज कर रहे हैं। और आप समझते हैं कि जब हम एक सिंगल बे पोर्टल फ्रेम को एनालाइज करते हैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैथड से, तो वो कितनी लंबी चली जाती है, और उसमें स्वे आगे तो और लंबी चली जाती है ना। तो अगर हम मैनुअल एनालिसिस करेंगे एक पूरा का पूरा, मान लीजिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग को, तो बच्चों आप समझ ही जाओ कितना डिफिकल्ट होता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, देन वी हैव सम सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी होती है बच्चों सॉफ्टवेयर्स की, जो आपको पता होना चाहिए। एक कैटेगरी होती है जिसमें हम एनालिसिस और डिजाइन की बात करते हैं। दूसरा जो कैटेगरी होता है दैट इज बेसिकली 3D मॉडलिंग, कैरेक्टर 3D मॉडलिंग होती है। और तीसरा होता है बेसिकली ड्राइंग से रिलेटेड बच्चों। तो अगर मैं बात करूं एनालिसिस और डिजाइन की, तो आपके पास जैसे स्ट्रैट प्रो है बच्चों, सैप है, ई टैप्स है। तो इन टाइप के सॉफ्टवेयर को आप यूज करके अपना जो भी स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन या एनालाइज कर सकते हैं। नो डाउट हमारे पास अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं, लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, एक्सेट्रा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर्स को, अच्छा ये भी कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी होंगे जो फॉरेन कंट्री में यूज होता है बट इंडिया में यूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो आईएस कोड पे बेस्ड नहीं है। तो ये बात का ध्यान रखिए कि हमें उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को जो मोस्टली यूज होता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। बट हाँ, ये बात का ध्यान रखिए कि हमें उन सॉफ्टवेयर्स को बहुत अच्छे से समझ लेना है जो आपके इंडियन कोड्स पे बेस्ड है या जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं हम लोग, राइट। तो जैसे स्टैड है, सैप है, ई टैप्स है बच्चों, ये बेसिकली एनालिसिस और डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम 3D मॉडलिंग की बात करें, तो अब जैसे मान लीजिए मेरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुका है, अब मैं उसको एक रेंडरिंग करके एक 3D मॉडल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, देन वी कैन यूज़ रिविट, टेक्ला, 3D मैक्स। तो ये सब आपके 3D मॉडलिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। अब अगर हम ड्राइंग की बात करें बच्चों, तो डिटेल ड्राइंग्स वगैरह अगर आपको बनाना आना है तो फिर यहाँ पे आपको ऑटो कैड भी सीखना पड़ेगा। तो ये बात का ध्यान रखें कि इन टाइप के सॉफ्टवेयर्स आपको सीखना पड़ेंगे, राइट। तब जाके एक बहुत अच्छा आपके पास डिज़ाइन का नॉलेज, एनालिसिस का नॉलेज और एक आपके पास एक्सपीरियंस बोल सकते हो, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर्स हैं बच्चों जो आपको समझ में आना चाहिए इन डिटेल में, है ना। वैसे अगर मैं बोलूँ तो अभी आप चाहो तो अभी आप जैसे ड्यूरिंग द कॉलेज, तो आप चाहो तो एक स्टैड प्रो सीख सकते हो बच्चों, ऑटो कैड सीख सकते हो। ये दो एटलीस्ट सीखना चालू करो ताकि आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस और डिज़ाइन को समझ पाओ और साथ ही साथ आप ड्राइंग को भी समझ पाओ बच्चों, है ना। अभी से अगर ड्राइंग्स को समझोगे देन इट विल बी मच बेटर। बट उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है डिज़ाइन इंजीनियर बनने के लिए बच्चों, है ना। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज दैट इज कॉल्ड बेसिकली एक्सपीरियंस। अब सर एक्सपीरियंस आएगा कैसे? क्योंकि सर मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले लिया, मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज भी लिया, है ना। बट अब मैं एक्सपीरियंस कैसे अपना इंक्रीज करूंगा? तो बच्चों आप एक्सपीरियंस के लिए क्या कर सकते हो, आप इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो। आप चाहो तो अगर अपने बीटेक के दौरान ही इंटर्नशिप में चले जा सकते हैं और वहाँ से आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फंडामेंटली लाइक ड्राइंग पढ़ना, थोड़ा बहुत उनके साथ बैठ के समझना, जो भी फंडामेंटल वो चीज़ सिखा दें, तो वो आपको एटलीस्ट कुछ बेसिक नॉलेज तो दे देगा, राइट। तो आप इंटर्नशिप के थ्रू जा सकते हैं बच्चों, इंटर्नशिप कर सकते हैं, वहाँ से आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है बच्चों कि आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से मास्टर्स कर लीजिए। जब आप मास्टर्स करते हैं ना, तो आप एक बेस बना के चले जाते हैं ऑलरेडी, है ना। आपका अकैच बहुत अच्छा हो चुका होता है। दूसरा, आपके पास जब गाइड आपको एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर मिलता है बच्चों, तो वो आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्शन देता है कि आप डिज़ाइन पार्ट में समझें, डिज़ाइन को समझें, सॉफ्टवेयर्स को समझें। और अगर आपको ड्यूरिंग दैट दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन अगर कोई डाउट भी आता है ना बच्चों, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है आपका गाइड, जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ऐसे मैंने कई सारे मेरे कॉलेज में भी देखे थे बच्चों, जो स्ट्रक्चर को मास्टर मास्टर के दौरान कर रहे, एज अ मास्टर कर रहे थे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को। तो वो लोग साथ ही साथ पैरेलल में डिज़ाइन का वर्क भी चालू कर दिया था, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बन जाता है। फिर वो पीएसयूज और इनके लिए नहीं भागते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आपका फोकस किस बेस पे है। तीसरा बच्चों ऑप्शन हमारे पास होता है कि आप प्लेसमेंट ले लो। अब जैसे कई बार बीटेक के दौरान आपको प्लेसमेंट भी मिल जाता है, और प्लेसमेंट
मिलने के बाद आप इन चीज़ों को बहुत इम्प्रूव कर लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त था प्रतीक करके, GSITS से ही, तो उस समय LNT आई थी बच्चों, है ना। और उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था डिज़ाइन के अंदर, है ना। उसकी मतलब ड्राइंग वगैरह भी बहुत अच्छी थी, है ना। वो बहुत अच्छे से बनाता था, मैंने ये देखा था, क्योंकि ईडी वीडी का पार्ट भी बहुत अच्छे से करता था वो। तो LNT ने उसे पिक किया, और उस बंदे ने LNT में अभी भी मतलब 10 साल आई थिंक उसने LNT में आराम से काम किया है। उसके बाद उसने अभी IIM से मास्टर्स करा 2 साल का, है ना। बट क्यों करा? क्योंकि वो मैनेजमेंट स्किल में आ चुका था। पहले उसने एज अ एक फ्रेशर ज्वाइन किया था, बट जब फ्रेशर ज्वाइन किया तो उसको क्या मिला भाई, वहां पर उसके पास अकैड्स का नॉलेज बहुत अच्छा था, उसको फंडामेंटल चीज़ें बहुत अच्छे से आती थी, बट सॉफ्टवेयर का नॉलेज इतना नहीं था। बट वो धीरे 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 जॉब करते करते सारी चीज़ें सीख गया, है ना। तो आप प्लेसमेंट भी ले सकते हो कॉलेज से बच्चों, अगर आपको डिज़ाइन इंजीनियर बनना है तो आप ये भी कर सकते हो, है ना। तो ये एक पार्ट है जो आप बेसिकली एक्सपीरियंस यहाँ से अपना बढ़ा सकते हो। अब अगर हम बात करें बच्चों की डिफरेंट कॉलेजेस की, तो यार वैसे तो ये चीज़ें हम कई बार बता चुके हैं, क्योंकि हमारे जो टॉप सिविल इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं वही हमारे स्ट्रक्चर से लिए मेन मेजर कॉलेज होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो टॉप कॉलेजेस की जहाँ से आप अपना मास्टर्स कर सकते हैं, लाइक IIT मद्रास, IISc बैंगलोर, IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी। मैं आपको यही बोलूँगा बच्चों, अगर आपको डिज़ाइन इंजीनियर बनना है तो आपको टॉप IITs, टॉप NIT से अपना मास्टर्स को करना चाहिए। वहाँ से आपको अपने गाइड की भी बहुत मदद मिलेगी, और जब आप निकल के आओगे ना तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे वर्कआउट करने के लिए। जैसे आप अपनी पर्सनल फर्म भी बना सकते हो, पर्सनल फर्म खोल सकते हो, है ना। क्योंकि जब आपको नॉलेज मिल जाएगा, धीरे धीरे आप छोटा छोटा वर्क करके बड़ा बड़ा काम करना चालू करोगे, तो आपका एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा बच्चों, और आपके कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ते जाते हैं, तो अपने पर्सनल फर्म में भी बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है। दूसरा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप रिसर्च वर्क के अंदर ही चले जाएं, और रिसर्च वर्क के थ्रू आप कॉलेज में ही प्रोफेसर्स बन जाएं, और प्रोफेसर्स के साथ साथ कंसल्टेंसी करें, राइट। तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है बहुत अच्छा, कि आप कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना एक परमानेंट जॉब भी कर रहे हैं, तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। तीसरा, आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ से पिक कर लेती हैं बच्चों, अगर आपका नॉलेज एज अ डिज़ाइन इंजीनियर बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है तो डायरेक्टली आप भी प्लेस हो जाते हो। तो आपके पास ऑप्शंस तो मल्टीपल होते हैं, है ना। बट बात यह है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका अकेड सॉलिड हो, जो मैंने फंडामेंटल सब्जेक्ट बताए, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज सॉलिड हो, जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, ड्राइंग के बारे में बताया, आपको ये भी बताया कि कंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस रखती है बच्चों, इन केस ऑफ डिज़ाइन इंजीनियर। और तीसरा बच्चों, हम लोगों ने ये भी देखा कि आपके पास एक्सपीरियंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप करें, ये भी इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। वैसे ही बच्चों, अगर मैं NITs की बात करूं तो NIT तिरुचिरापल्ली, त्रिची जिसको बोलते हैं हम, NIT वारंगल, सूरतकल, कैलीकट, सूरत, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो आपके पास मल्टीपल कॉलेजेस अवेलेबल है बच्चों, जिन कॉलेजेस को आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर डिज़ाइन इंजीनियर या एज अ मास्टर्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, राइट। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, और फिर उसके बाद बच्चों, जब आप निकल के आएंगे कॉलेज से, तो आपके पास एक अलग नॉलेज होगा, क्योंकि मैंने अभी जो आपको चीज़ें बताई, अगर आपने इतना अपने अंदर इनबिल्ड कर लिया या इतना नॉलेज गेन कर लिया, तो आप मानोगे नहीं कि आप मास्टर्स के बाद बहुत महारत हासिल कर चुके होगे। आपको बहुत आसानी से काम मिलेगा, बट आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। तो क्लोज करते हैं, और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाएंगे, ताकि आपके नॉलेज को एनहांस करें, और साथ ही साथ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिले जो आप अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच।